हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं एब्राहम सिल्वर्शर्स, पीटर बेयर-गेल्विन और गेर्क गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 का नाम है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस को मैनेज करना, सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में समझेंगे, उसके बाद उसको मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 3 है प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि प्रोसेस क्या होता है तो समझ लेते हैं। द प्रोसेस, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन में। ठीक है, द स्टेट ऑफ करंट एक्टिविटी इन अ प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो करंट एक्टिविटी होती है प्रोसेस में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। यानी कि प्रोग्राम काउंटर एक ऐसी फील्ड है जहां पर हमारे प्रोसेस की करंट एक्टिविटी शो होती है। एट द कंटेंट ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर, यानी कि और कंटेंट कहाँ सेव होगा? प्रोसेस रजिस्टर में। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रोसेस की करंट एक्टिविटी कहाँ शो होगी, तो प्रोग्राम काउंटर में, और उसका जो रजिस्टर है रजिस्टर में होगा कंटेंट शेयर। ठीक है, टू कंपोनेंट्स या कीवर्ड हम कह सकते हैं, टेक्स्ट सेक्शन और डेटा सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूटेबल कोड को प्रेफर करेगा, मतलब उसके अंदर सारा एग्जीक्यूटेबल कोड होगा, और डेटा सेक्शन में हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीप सेक्शन। आप जानते हैं हीप इज रिलेटेड विथ मेमोरी। तो यहाँ पर हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करेंगे, है ना, यानी कि रन टाइम पे। जब डायनेमिकली की बात आती है तो वो रन टाइम को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैक सेक्शन, जहां पर हम टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं। आप जानते हैं कि स्टैक क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम क्या करते हैं, पुश और पॉप वाले ऑपरेशन करते हैं और हमारे डेटा को टेम्पररी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, द स्टैक एंड हीप सेक्शंस कैन बी श्रिंक एंड ग्रो डायनेमिकली ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आप जानते हैं जो स्टैक और हीप होते हैं वो जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होते हैं? श्रिंक होते हैं और ग्रो होते हैं। ठीक है, इच टाइम इज कॉल्ड एक्टिवेशन रिकॉर्ड। मतलब उनको हम क्या बोल सकते हैं? एक्टिवेशन रिकॉर्ड, जो कंटेन करते हैं पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स एंड रिटर्न एड्रेस। ठीक है, अगर आपसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड की डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में हम क्या क्या कंटेन करते हैं? पैरामीटर, लोकल वेरिएबल्स और रिटर्न एड्रेस। ठीक है, जो क्या कहाँ पर स्टोर करते हैं? हम स्टैक में। यानी कि स्टैक में आप पुश करोगे और फिर उससे पॉप भी करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ए प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी। प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है, सच एज अ फाइल कंटेनिंग ए लिस्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन डिस्क। यानी कि अगर हम किसी डिस्क में कोई फाइल कंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर कोई लिस्ट या इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो एक प्रकार के बस रखे हैं, वो पैसिव एंटिटी है, वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, ऑफन इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो व्हाट इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल? इट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट चेंज स्टेट। अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है तो वो उसके स्टेट को चेंज करेगी। द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड इन अ पार्ट बाय करंट एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस। जो स्टेट होती है, मतलब वो क्या डिफाइन करेगी कि भाई करंट एक्टिविटी कहाँ है प्रोसेस की, कि वो रनिंग में है, कि वो वेटिंग में है, या वो एग्जीक्यूट हो गई, या वो टर्मिनेट हो गई, है ना। मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, ए प्रोसेस में बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कुछ हो सकती है लाइक न्यू। तो द प्रोसेस इज बिन क्रिएटेड। न्यू स्टेट होगा, मतलब अलग अलग स्टेट बनी है जहां पर अगर न्यू है तो हमारी प्रोसेस क्रिएट हुई है। रनिंग मतलब क्या? कि प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है या एग्जीक्यूट हो रही है। वेटिंग, तो प्रोसेस वेट कर रही है, कुछ इवेंट अकर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि उसको इनपुट आउटपुट चाहिए या फिर उसको कोई रिसोर्सेज की नीड है तो वो वेट कर रही। क्लियर है? नेक्स्ट रेडी की बात करते हैं। द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर। रेडी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उस प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मिनेटेड। द प्रोसेस हैज फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टेट का डायग्राम है हमारे पास। सबसे पहला आता है न्यू। हमने एडमिट किया हमारी प्रोसेस को, है ना, रेडी पे पहुंच गया। रेडी से हम कहाँ जाएंगे? रनिंग पे। ठीक है, एग्जीक्यूट हो रही है हमारी फाइल, एग्जिट से हमने एग्जिट कर दिया, यानी कि टर्मिनेट हो गई। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, यानी कि हमारी जो सिंपली प्रोसेस रन कर गई। अब नेक्स्ट आगे वापस से देखते हैं। मान लो कि मैंने एक प्रोसेस भेजी तो एडमिट हो गई। ठीक है, रेडी में पहुंच गई। रेडी के बाद अगर वो यहाँ पर
कहाँ पर गई, रनिंग पे, ठीक है। अब उसको इंटरप्ट अक्कर हो गया तो वापस से कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कोई इंटरप्ट अक्कर मतलब कोई प्रायोरिटी एल्गोरिथम में यूज हो गई या कोई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ गई तो, ठीक है। अब एक और कंडीशन क्या आती है, मान लो रनिंग पे, अब उसको इनपुट आउटपुट की नीड है तो वो वेट करेगी। तो अगर वो वेट करेगी तब तक हम किसी और प्रोसेस को चला देंगे, तो हम तब तक उसको वेटिंग स्टेट में डाल देंगे ताकि हमारा सीपीयू फ्री ना बैठा रहे, सीपीयू यूटिलाइज होता रहे, ठीक है। इनपुट आउटपुट और इवेंट वेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूलर डिस्पैच होता है और ये वेटिंग से फिर कहाँ पे जाएगी, डायरेक्ट रनिंग पे नहीं जाएगी, फिर ये रेडी पे जाएगी और रेडी से अगेन कहाँ पर जाएगी, रनिंग पे जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स आर देयर, है ना। और यहाँ पर हर एक स्टेज का अपना एक काम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीसीबी, इच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जानते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो रिप्रेजेंट करता है हर एक प्रोसेस को। इसको हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं, तो कभी कभी पीसीबी बोलते हैं, कभी कभी टीसीबी बोलते हैं, ठीक है। इट कंटेन मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, लाइक प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस काउंटर, ठीक है, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस स्टेट, जहां पर न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड हॉल्टेड, सो इस टाइप की प्रोसेस स्टेट रहती है, हमने देखा। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, आपने देखा कि वो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को एग्जीक्यूट करता है और स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो ये पीसीबी का हमारा पूरा ब्लॉक है, जैसे कि यहाँ पे स्टेट हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस हो गया, काउंटर हो गया, रजिस्टर हो गया, मेमोरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है सीपीयू रजिस्टर। रजिस्टर इज वेरी मतलब वेरिएट इन नंबर एंड टाइप। अब आप जानते हैं कि रजिस्टर बहुत टाइप के होते हैं, उनके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर हो सकता है, जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है ना। तो देर आर मेनी रजिस्टर इन देयर, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, अब यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन इंक्लूड द प्रोसेस प्रायोरिटी या पॉइंटर टू द शेड्यूलिंग क्यू। अब आप अगर आपने किसी प्रोसेस को शेड्यूल किया है तो उसकी प्रायोरिटी या उसके नंबर ऑफ पॉइंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कब एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में देखते हैं, तो मे इंक्लूडिंग आइटम द वैल्यू ऑफ बेस एंड लिमिट रजिस्टर एंड द पेज टेबल, सेगमेंट टेबल, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बेस एंड लिमिट रजिस्टर की बात हो रही है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि मेमोरी को मैनेज करेंगे, लेकिन आप मेमोरी के साथ साथ दो चीजें याद रखो कि सेगमेंट टेबल और पेज टेबल, इट इज रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सीपीयू रियल टाइम यूज, सीपीयू ने कितना मतलब कितनी टाइम ये वो यूज हुआ, उसके टाइम लिमिट्स क्या है, उसके अकाउंट नंबर क्या है, उसमें कितनी जॉब प्रोसेसेस रन हुई, एग्जीक्यूट हुई, देर आर हैंडल बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्टेटस, मतलब इनपुट आउटपुट का क्या स्टेटस है, कौन सी प्रोसेस को एलोकेट किया गया है, कौन सी फाइल उसको ओपन की है, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट स्टेटस की इंफॉर्मेशन रखी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, थ्रेड्स के बारे में समझते हैं। ए प्रोसेस इज प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन। एक जो प्रोसेस है वो एक प्रकार का प्रोग्राम ही है जो एक सिंगल थ्रेड पे काम करता है। अगर हम मल्टीपल थ्रेड्स को यूज करते हैं तो हम उसको मल्टीपल प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एक प्रोसेस रन कर रहा है वर्ड प्रोसेसर पे, ठीक है, तो वो सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन अगर हम उसी वर्ड पे एक माइक्रोसॉफ्ट पे हम स्प्रेडशीट चला रहे हैं, पावर पॉइंट चला रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर चला रहे हैं, तो देयर आर कॉल्ड कि मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसेस की बात करते हैं, शेड्यूलिंग की बात करते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग, आप जानते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। क्या बोल रहा है कि आप मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज क्यों कर रहे हो, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो प्रोसेस होती है वो मतलब एक साथ रन करे ताकि सीपीयू का मैक्स टू मैक्स यूटिलाइजेशन हो सके। अगर एक बार में सीपीयू एक ही प्रोसेस को एलोकेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि सीपीयू फ्री रहेगा ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे हमको मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट चाहिए। टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव द प्रोसेस शेड्यूलर सिलेक्ट एन अवेलेबल प्रोसेस फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑन अ कोर में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट के लिए होंगे हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इच सीपीयू कोर कैन रन वन प्रोसेस एट ए टाइम। अब आप जानते हैं कि जो सीपीयू कोर होता है वो यूनिक होता है, वो एक बार में एक ही प्रोसेस को रन करता है, ठीक है। इफ देयर आर मोर प्रोसेस देन कोर्स, यहाँ पर एक या एक से ज्यादा प्रोसेस भी हो सकते हैं,
एक्स इज द प्रोसेस विल बी वेट अंटिल द कोर इज फ्री, पर वो उसको वेट करना पड़ेगा, हर एक प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक वो कोर हमारा फ्री ना हो जाए, ठीक है। और इट कैन बी रीशेड्यूल। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस करेंटली इन मेमोरी इज नोन एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम। जितनी नंबर ऑफ मेमोरी मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस मेमोरी में करंटली रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन हमको मिली है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, आगे देखते हैं। An AI-born process is one that spends more of its time doing input-output. It spend doing computations, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट बॉर्न क्या कहता है कि जब वो मतलब उस इनपुट आउटपुट का कितना टाइम लग रहा है या जो भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, ठीक है। सीपीयू बॉर्न प्रोसेस की बात करते हैं तो सीपीयू बॉर्न क्या देखेगा कि कितना टाइम वो कंप्यूटेशन कर रही है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट बॉर्न मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमको इनपुट आउटपुट का टाइम मैनेज कर रहे हैं और सीपीयू बॉर्न मतलब उसकी कंप्यूटेशन, ठीक है। आगे देखते हैं शेड्यूलिंग क्यू देखते हैं। अ प्रोसेस एंटर द सिस्टम दे पुट इन रेडी क्यू, है ना। अगर हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं उसको सिस्टम में रखते हैं तो उसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, रेडी क्यू में। एक क्यू बना रहता है, क्यू इज इन डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर हम हमारी प्रोसेस को रखते हैं, ठीक है। जहां पर अगर वो प्रोसेस रेडी में रहेगी या तो वो वेटिंग में जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा सीपीयू के कोर पे, ठीक है। द सिस्टम इज ऑल्सो इंक्लूडिंग अदर क्यूज व्हेन प्रोसेस इज एलोकेटेड सीपीयू कोर एग्जीक्यूट वाइल द इवेंचुअली टर्मिनेट। अब आप जानते हैं कि अगर हमने उसको क्यू में रखा है और मान लो कि वो टर्मिनेट होके एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंटरप्ट अक्कर होता है तो वो वेट में चली जाती है, या फिर उसको इनपुट आउटपुट की नीड होगी तो भी वो वेट क्यू में चली जाएगी। तो ये वाली चीज मैंने आपको उस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझा दी थी कि अगर हम कोई जो प्रोसेस है वो रनिंग सबसे पहले रेडी में जाएगी और रेडी से फिर वो रनिंग में जाएगी, लेकिन रनिंग में जाने के बाद उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो वापस से रेडी में चल जाए, या तो वो वेटिंग में टर्मिनेट हो जाए, या फिर वो कहाँ चली जाए, वेट में चल जाए। तो देयर आर 3 थिंग्स टू रनिंग स्टेट, ठीक है। अ कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग इज क्यूइंग डायग्राम। आप जानते हैं कि अगर आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस शेड्यूलिंग को जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो एक क्यूइंग डायग्राम से करते हो, मतलब क्यू का डायग्राम, ठीक है। इसको हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप जानते हैं, रेडी क्यू और वेट क्यू, है ना। तो रेडी क्यू जो होगा वो स्टार्टिंग में होगा और वेट क्यू कहाँ होगा, आफ्टर द रनिंग स्टेट, ठीक है। सर्कल को आप रिप्रेजेंट करते हो रिसोर्सेज से, जो सर्कल होंगे वो हमारे रिसोर्स होंगे, ठीक है। और आप जो प्रोसेस को आप बना सकते हो रेक्टेंगल से। एरो क्या डिफाइन करता है, फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है, प्रोसेस का फ्लो, ठीक है। अ न्यू प्रोसेस इनिशियली पुट इन द रेडी क्यू, आप जानते हैं, और वो वेट करेगी फॉर द एग्जीक्यूशन के लिए या डिस्पैच कर जाएगी। डिस्पैच मतलब अगर वो एक बार उससे निकल गई तो वो डिस्पैच कहलाता है। इट्स लाइक कि अगर आपने कोई ऑर्डर करा है तो वो अगर आपका पहले ऑर्डर पैक होगा, फिर वो डिस्पैच होगा, फिर वो अपने अकॉर्डिंग टू उस रूट के चलेगा, तो वही हम डिस्पैच कह सकते हैं उसको। Once the process is allocated a CPU core and it's executing, once several events occur. एक बार प्रोसेस एलोकेट हो जाती है सीपीयू को तो वो एग्जीक्यूट करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ इवेंट्स भी अकर होते हैं, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं, जैसे कि प्रोसेस कुड इशू इनपुट आउटपुट, मैंने आपको बताया कि वो इनपुट आउटपुट के वेट में चली जाएगी, ठीक है। या फिर प्रोसेस कुड क्रिएट अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस, अगर वो एक नई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है तो भी वो वेट स्टेट में जाएगी, ठीक है। या फिर वो चाइल्ड टर्मिनेशन में चली जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो प्रोसेस है वो रिमूव फोर्सफुली फ्रॉम द कोर, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई फॉल्ट हो, इंटरप्ट अक्कर हो गया हो या टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया हो, तो वो अपन क्या करते हैं, उसको वापस से बैकअप में कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है, मान लो उसको हमने 5 सेकंड का टाइम दिया, अगर वो 5 सेकंड में एग्जीक्यूट नहीं होती है तो फिर हम इसको रिटर्न कहाँ पर भेज देंगे, रेडी क्यू में। सो ये किसके द्वारा किया जाता है, कोड के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी प्रोसेस को फोर्सफुली रेडी क्यू में भेज रहे तो वो किसके थ्रू होता है, कोर के थ्रू। क्लियर है। इन द फर्स्ट 2 केसेस प्रोसेस इवेंचुअली स्विच फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, है ना। मतलब अगर पहले जो 2 केसेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रोसेस को वेटिंग से रेडी में पुट कर रहे हैं, ठीक है। ए प्रोसेस कंटिन्यू साइकिल अंटिल द टर्मिनेटेड, जब तक वो ऐसे ही वेटिंग और रेडी में चलती रहेगी जब तक वो टर्मिनेट ना हो जाती, ठीक है। एट विच टाइम इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑल क्यूज पीसीबी एंड रिसोर्स एलोकेटेड, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सारी प्रोसेस को रिमूव कर देंगे हमारी क्यू से और सारे ही
रिसोर्सेज डीएलोकेट कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते जाते हो, अगर उसको कोई प्रोसेस की नीड होती है तो हम उसको एलोकेट कर देते हैं, जैसे ही वो टर्मिनेट हो जाती है हम उससे प्रोसेस वापस से ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सीनेरियो ऑफ द प्रोसेस वेट और रेडी, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेनिंग डायग्राम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रेडी क्यू और सीपीयू, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, तो इनपुट आउटपुट के लिए अगर वो वेट कर रही है, ठीक है, तो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करेगी, फिर उसकी क्यू में जाएगी और फिर उसको वो एलोकेट होगा, ठीक है। टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया तो वो अगेन से कहाँ चली जाएगी, रेडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट, अगर प्रोसेस हमने इसको दिया और हमको चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करनी है, तो फिर वो चाइल्ड प्रोसेस के लिए टर्मिनेट होगी, फिर चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होगी, फिर अगेन से वो रेडी क्यू में चली जाएगी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या है कि वेट फॉर अन इंटरप्ट, वो एक इंटरप्ट अक्कर होगा, फिर वो इंटरप्ट को खत्म करेगी, फिर वो इंटरप्ट अक्कर होगा और फिर वापस से वो रेडी क्यू में जाएगी। तो कुल मिला के 3-4 कंडीशन है जो हाँ सीपीयू हमें सीपीयू को प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। A process migrates among the ready queue and varies the wait queues out of its time lifetime, ठीक है। अगर रेडी क्यू की बात करते हैं तो वो वेराइज करता है वेट क्यूज के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम रेडी क्यू में अगर उसको रखते हैं और अगर मान लो कि वो वेटिंग के लिए बहुत लंबे टाइम तक रुकता है, तो यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलर का एक रोल होता है कि वो कितने टाइम तक वेट करें, ठीक है। मान लो कि वो लूप में ही फंस गया, तो इसलिए हम उसको एक रेडी क्यू में डालने के लिए एक सही टाइम होता है, उसको एक रेडी क्यू से रनिंग वेटिंग में जाने का और वेटिंग से अगेन रेडी क्यू में भेजने का एक शेड्यूलर होता है, जिसको हम सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं, ठीक है। शेड्यूलर इज अनलाइकली टू ग्रांट द कोर ऑफ प्रोसेस एंड एक्सटेंड द पीरियड, मतलब वही कि अगर वो उसके अगर उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है तो वो उसको पीरियड्स को एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। Some operating system intermediated form of scheduling as a sweeping, कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इज अ फॉर्म ऑफ शेड्यूलिंग, इसको हम स्वैपिंग कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मेमोरी को यूज करते हैं। अगर हमको थोड़े टाइम के लिए हमारी मेमोरी को हमारी प्रोसेस को यूज नहीं करना है तो हम उसको मेमोरी में डाल देंगे, थोड़े टाइम के लिए मेमोरी में स्टोर करेंगे और अगेन फिर हम उसको हमारे एग्जीक्यूशन के लिए ले लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। रिमूव इसका एडवांटेजेस क्या है कि हम प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, मेमोरी से कहाँ पर अपने डिस्क में लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये क्या करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को रिड्यूस करता है। प्रोसेस कैन बी री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन टू बी कंटिन्यूड इज लेट इट ऑफ, ठीक है। जितनी भी उसकी बची हुई जो भी प्रोसेस या एग्जीक्यूशन होगा हम अगेन से उसको स्टार्ट कर देंगे। दिस स्कीम इज ऑल्सो नोन एज स्वैपिंग, मैंने आपको बता दिया। स्वैप आउट करना मतलब क्या होता है कि मेमोरी से डिस्क में शेयर करना और हमारे जो करंट स्टेटस को, ठीक है। ये और स्वैपिंग क्या हो जाएगा कि अगेन आप क्या कर रहे हो, उसको डिस्क से बैक मेमोरी में डाल रहे हो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे स्टेटस को रिस्टोर कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच देखते हैं। इंटरप्ट कॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू कोर फ्रॉम द करंट टास्क एंड रन अ कर्नल रूटीन। जो इंटरप्ट होता है तो वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सीपीयूज को चेंज कर देता है, मतलब उनके जो करंट टास्क है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। When interrupt occur, जब इंटरप्ट अक्कर होता है तो सिस्टम नीड्स टू सेव द करेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट होगा उसको सेव करने की जरूरत होगी, ठीक है, वरना हमने जो प्रोसेस किया वो सब लॉस्ट हो जाएगा। जनरली वी परफॉर्म स्टेट सेव ऑफ द करेंट स्टेट ऑफ सीपीयू कोर, सीपीयू कोर का हम करेंट स्टेट जो है वो स्टेट सेव में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कर्नल और यूजर मोड एंड देन स्टेट रिस्टोर रिज्यूम ऑपरेशन, मतलब क्या बोल रहा है कि जब हम उसको स्टेट सेव में स्टोर करेंगे उसके बाद हम स्टेट रिस्टोर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने आधा प्रोसेस कवर कर लिया है, अब आप उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए उस प्रोसेस को क्या करोगे, रीस्टोर करोगे। सो दैट इज वाई कि हम यहाँ पे 2 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, स्टेट सेव और स्टेट रिस्टोर। क्लियर है। आगे समझते हैं स्विचिंग द सीपीयू कोर टू अनदर रिक्वायर परफॉर्मिंग स्टेट ऑफ द करेंट प्रोसेस एंड स्टेट रिस्टोर। क्या बोल रहा है कि जब आप स्विचिंग करते हो ना सीपीयू कोर में, मतलब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे, तो आपके जो करंट स्टेट है और स्टेट रिस्टोर है वो डिफरेंट प्रोसेस होती है। आपका जो मतलब करंट स्टेट है वो यहाँ पर आपकी करंट स्टेट है, ठीक है, ये रिस्टोर है ना, और ये करंट है। तो आप अगर आपके पास जब स्विचिंग आएगी तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर पुट कर दोगे। क्लियर है।
और मतलब ये जो हमारी करंट स्टेट है वो रीस्टोर में चली जाएगी। दिस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो यही चीज क्या कहला रही है, कॉन्टेक्स्ट स्विच। मतलब एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस के मतलब एक प्रोसेस को शिफ्ट करना किसी और दूसरी प्रोसेस के लिए, तो हम उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर द कर्नल शेयर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओल्ड प्रोसेस इन इट्स पीसीबी। अब क्या बोल रहा है, जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा तो इसका जो डेटा है वो हमारा कर्नल क्या करेगा, सेव कर लेगा पीसीबी में, ठीक है, एंड लोड कर देगा सेव कॉन्टेक्स्ट को न्यू प्रोसेस में, ठीक है। अब और क्या करेगा, वो न्यू प्रोसेस को लोड कर देगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज प्योर ओवरलोडेड, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो होता है वो प्योरली ओवरहेड होता है, बिकॉज सिस्टम डज नॉट यूजफुल वर्क वाइल स्विचिंग। क्योंकि सिस्टम क्या करता है, कोई वर्क करता ही नहीं है उस टाइम पे जब स्विचिंग होती है, तो यहाँ पर हमारा सीपीयू फ्री रहता है, ठीक है। स्विचिंग स्विचिंग स्पीड वेराइज फ्रॉम मशीन टू मशीन डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी स्पीड, है ना। तो स्विचिंग की जो स्पीड होती है वो मेमोरी की स्पीड की वजह से बदलती रहती है, या फिर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस की वजह से हम कह सकते हैं इट कैन बी वेराइज। इट टिपिकली स्पीड इज सेवरल माइक्रोसेकंड, हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या हो सकती है, कैन बी माइक्रोसेकंड, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सपोर्ट। ऑब्वियसली हार्डवेयर सपोर्ट कितना अच्छा होगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है ना एक डायग्राम है जो शो कर रहा है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे होता है प्रोसेस टू प्रोसेस। तो देख लेते हैं, मान लो मेरे पास एक P0 प्रोसेस है, एक P1 प्रोसेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं P0 को, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, P1 आया, तब तक ये आइडल है। अब हमने क्या करा, इसको इंटरप्ट अकर हुआ, इसका सिस्टम कॉल हुआ, तो हमने इसको इसके कॉन्टेक्स्ट को सेव कर दिया पीसीबी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसको हम लोड कर रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तब तक ये वाली प्रोसेस आइडल रहेगी, और हमने तब तक कौन सी प्रोसेस चलाई, तो जब ये ब्लू एरो आ रहा है ना, तब हमारा एग्जीक्यूटिंग हो रहा है, यानी कि ये हमारे लिए सीपीयू यूटिलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तब तक ये सारी चीजें आइडल है ना। नेक्स्ट, अब जब हम इसको स्टॉप करेंगे, मान लो इसको किसी की नीड हो गई या इसको किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत हो गई, तब तक हम क्या करेंगे, हम सोचते कि इसको इसका कॉन्टेक्स्ट हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और हम इस वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो सेव करेंगे पीसीबी में, ठीक है। यहाँ पर 0 क्यों लिखा था, क्योंकि प्रोसेस नंबर 0 थी। अगर आप सभी का कॉन्टेक्स्ट एक ही नाम से सेव कर दोगे तो आप फाइंड कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे 1 लिखा है, क्योंकि हम ये जो कॉन्टेक्स्ट सेव किया है ये प्रोसेस 1 का है, ठीक है। सो सेम एज इट इज यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे अगेन इसको रीलोड कर देंगे और फिर यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट स्विच। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन द प्रोसेस, ठीक है। ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं, आप जानते हैं प्रोसेसेस पे डिफरेंट ऑपरेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोसेसेस इज मोस्ट सिस्टम्स कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। आप जानते हैं कॉन्करेंटली का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, कि हम एक साथ बहुत सारी प्रोसेसेस को रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्करेंटली मतलब सेम टाइम पे। मे बी क्रिएटेड एंड डिलीटेड डायनेमिकली, अब हम उसको क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डायनेमिकली मतलब रन टाइम पे। दिस सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन। तो हम यहाँ पे 2 चीजें पढ़ेंगे, प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। जिसमें हम, आप जानते हैं, क्रिएटिंग प्रोसेस एंड इलिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस ऑन यूनिक्स एंड विंडोज सिस्टम। तो दोनों के लिए पढ़ेंगे अगर इंपॉर्टेंट होगा तो, ठीक है। प्रोसेस क्रिएशन की बात करते हैं तो प्रोसेस में क्रिएटेड इन सेवरल न्यू प्रोसेसेस, ठीक है। एक प्रोसेस जो है, अब हम उसके लिए सेवरल प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे कि चाइल्ड प्रोसेस हो गई। क्रिएटिव प्रोसेसेस इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस। जो प्रोसेस क्रिएट करती है उसको हम पेरेंट प्रोसेस कहते हैं, और जो न्यू प्रोसेस क्रिएट होंगी उनको हम चाइल्ड या चिल्ड्रन ऑफ द प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। ये चाइल्ड प्रोसेस भी कह सकते हैं। इच न्यू प्रोसेस में टर्न इनटू क्रिएट द अदर प्रोसेस, और यही सारी प्रोसेस जो होंगी वो अदर प्रोसेस को क्रिएट करने में मदद करेगी। तो हम एक ट्री बना रहे हैं, कह सकते हैं ट्री ऑफ प्रोसेसेस। क्यों, क्योंकि देखो ये मान लो मेरी मेन प्रोसेस है, इसने 2 प्रोसेस छोटी छोटी क्रिएट कर दी, यानी चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। अब इसने अगेन से एक प्रोसेस क्रिएट करी, फिर इसने भी करी, ठीक है, सेम इसने भी करी, तो एक प्रकार का ये क्या बन गया, ट्री, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग यूनिक्स, लाइनक्स और विंडोज आइडेंटिफाई द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू यूनिक्स प्रोसेस आइडेंटिफाई और पीआईडी, ठीक है। प्रोसेस आइडेंटिफाई के द्वारा ही हम उसको, मैंने आपको बताया था कि हम प्रोसेस को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हर प्रोसेस का अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। विच इज टिपिकली अन इंटीजर नंबर, ऑब्वियसली इंटीजर नंबर होगा। पीआईडी प्रोवाइड्स अ यूनिक वैल्यूज ऑफ ईच प्रोसेस, ठीक है।
लाइक आपके पास अपना आधार कार्ड है, तो हर एक पर्सन के पास अपना एक आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर है जो आपको औरों से अलग बनाता है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस आइडेंटिफायर को यूज करेंगे, ठीक है। अन इंडेक्स टू एक्सेस द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस विथ अन कर्नल, ठीक है। हम ऐसे इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं हम इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये एक ट्री बन गई है, जैसे कि पीआईडी, हमने इससे डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट कर ली है ना, मे बी कि एक प्रोसेस एक क्रिएट करे या एक से ज्यादा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोसेस क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, तो टू पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूशन हो सकता है यहाँ पर। सबसे पहला है कि द पेरेंट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूशन कॉन्करेंटली विद इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। पेरेंट्स मतलब पेरेंट चाइल्ड जो है, पेरेंट प्रोसेस जो है वो उसके मतलब उसके जो चाइल्ड प्रोसेस के साथ एग्जीक्यूट करती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। पेरेंट वेट करेगी जब तक सम ऑल द चिल्ड्रंस हैव टर्मिनेटेड, जब तक सारे ही चिल्ड्रन प्रोसेसेस टर्मिनेट ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। अब देर आर ऑल्सो टू एड्रेसेस स्पेस पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोसेस, जब आपने दो न्यू प्रोसेस क्रिएट कर दी तो वहां पे कुछ स्पेस कॉन्सेप्ट का भी स्पेस एड्रेस का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहला आता है चाइल्ड प्रोसेस इज अ डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस आप जानते हैं पेरेंट प्रोसेस की ही डुप्लीकेट कॉपी होती है, और चाइल्ड प्रोसेस जो होती है हैव अ न्यू प्रोग्राम लोड इनटू इट, ठीक है। तो चाइल्ड प्रोसेस क्या करती है, अपने नए प्रोग्राम को लोड करती है, हालांकि वो डुप्लीकेट है लेकिन उनके पास अपनी, जैसे कि लेट सपोज मान लो कि आपके पेरेंट है और आप उनके चिल्ड्रन हो, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है आप उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लोगे, है ना, आप उनके उनके भी कुछ गुण आप में आएंगे, लेकिन फर्दर आप अपनी भी स्किल्स डेवलप करोगे, आपके पास अपना भी कुछ होगा, ठीक है। सो यहीं पर वो चीज है कि उनके वो डुप्लीकेसी उनकी पूरी रहती है, हो सकता है उनकी शक्ल सेम हो, जैसे पेरेंट्स में होता है ना जेनेटिक्स वगैरह। सो यहाँ पर वो सारी चीजें होती है, लेकिन उनके अपने स्किल्स और डेवलपमेंट होते हैं, इसीलिए वो न्यू प्रोग्राम्स को लोड करती हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द चाइल्ड प्रोसेस एंड प्रोसेस क्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन कब होता है, जब प्रोसेस फिनिश हो जाती है, ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट उसका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट बाय यूजिंग एग्जिट, आप जानते हैं अगर आपको डिलीट करना है तो आप एग्जिट का यूज करोगे। मान लो कि आपको कोई प्रोसेस को रोकना है तो आप एग्जिट और ये वाला फंक्शन आप ऑपरेट कर दोगे तो आपकी प्रोसेस डिलीट हो जाएगी, ठीक है। एट द पॉइंट द प्रोसेस में रिटर्न द स्टेटस वैल्यू to its waiting parent process. All the resources of the process, including physical and virtual memory, open files, input output buffer, deallocate, reclaimed of ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोसेस जो है एक स्टेटस वैल्यू को रिटर्न करेगी टू इट्स वेट पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि और जो भी प्रोसेस रिसोर्स रखेगी अपने पास, जैसे रिसोर्सेस किस टाइप के हो जाएंगे, लाइक फिजिकल वर्चुअल मेमोरी हो गया, या वो कोई फाइल ओपन करना चाहती है, इनपुट आउटपुट बफर यूज कर रही है, या है ना, तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होगी, रिक्लेम्ड पेजेस वगैरह, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। टर्मिनेशन कैन अकर अदर सर्कमटेंसेस एज वेल, अब टर्मिनेशन अदर सर्कमटेंसेस को भी देखता है, ठीक है। जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ अदर प्रोसेस, तो एक प्रोसेस टर्मिनेट हो रही है तो हो सकता है वो दूसरी प्रोसेस पे अफेक्ट कर जाए। सो दैट इज वाई कि यहाँ पे हम टर्मिनेट प्रोसेस इन विंडोज का यूज करते हैं, टर्मिनेट किसमें, विंडोज में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हम विंडोज में किस मेथड का यूज करते हैं। When one process create a new process, जब एक प्रोसेस ने नई प्रोसेस क्रिएट करी है तो आइडेंटिफाई ऑफ द न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस इज पास्ड टू द पेरेंट। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि नई प्रोसेस कौन से पेरेंट्स के द्वारा पास की गई है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, हम देखते हैं। द चिल्ड्रन हैज एग्जिस्टेड यूजेज ऑफ सम रिसोर्सेज। तो आप जानते हैं कि अगर हमको पता करना है तो हम जो उसके पेरेंट प्रोसेस ने यूज करी है रिसोर्सेस, वही ये चिल्ड्रन भी यूज करेगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। लाइक मान लो कि हमारे पेरेंट्स की शक्ल हमसे मिलती है तो हम भी उसी की चीजें यूज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि यूजेस, हम वो रिसोर्सेज जो उसके पेरेंट ने यूज करे वो भी वही यूज करेगा। तो हम इससे थोड़ा पता लगा सकते हैं कि कौन सा पेरेंट कौन सी चिल्ड्रन को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अ टास्क असाइन टू द चिल्ड्रन इज नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट, ठीक है। कोई ऐसा टास्क जो चिल्ड्रन को दिया जाता है, चाइल्ड को दिया जाता है,
जो ज्यादा जरूरी नहीं होता है। पेरेंट्स इज एग्जिटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ टू चिल्ड्रन कंटिन्यू इट्स पेरेंट टर्म। मान लो कि ये वाली टर्मिनेट होगी, अब इसके पेरेंट इसके चिल्ड्रन को कैसे अलाउ करेंगे कि आप टर्मिनेट हो जाओ? पहले चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट होगी, उसके बाद ये होगी तो बेटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज है कि अगर पेरेंट ने एग्जिट कर दिया तो फिर चाइल्ड प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सम सिस्टम डू नॉट अलाउ टू चाइल्ड एग्जिस्ट इफ द पेरेंट हैज टर्मिनेटेड। कुछ कुछ सिस्टम्स होते हैं जो ये चीजें अलाउ नहीं करते हैं, और कुछ सिस्टम में क्या होता है कि अगर प्रोसेस टर्मिनेट हो गई आइदर नॉर्मली और एबनॉर्मली, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली और एबनॉर्मली का मतलब क्या होता है, देन ऑल इट्स चिल्ड्रन मस्ट बी टर्मिनेटेड। मतलब क्या, नॉर्मली मतलब बिना कोई अक्कर के, और एबनॉर्मली मतलब अक्कर्स हुए, इंटरप्ट अक्कर हो गए, है ना, कुछ भी हो गए। अगर इफ द प्रोसेस टर्मिनेटेड, कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो गई तो उसके सारे ही चिल्ड्रन भी टर्मिनेट हो जाएंगे, क्लियर है। अगर, ठीक है, अगर उसके जो पेरेंट टर्मिनेट नहीं हुआ तो उसका चिल्ड्रन भी टर्मिनेट नहीं होगा। सो दिस फेनोमेनन इज रेफर्ड एज कास्केडिंग टर्मिनेशन। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? कास्केडिंग टर्मिनेशन। इट इज जनरली इनिशिएट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही डेफिनेशन है, इसीलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ डिटेल में, क्योंकि देखो कास्केडिंग टर्मिनेशन से क्वेश्चन आया था, थ्योरेटिकली पूछते हैं कि व्हाट इज द कास्केडिंग टर्मिनेशन। तो ये किसके थ्रू होती है? चिल्ड्रन। कैस्केडिंग टर्मिनेशन क्या बोलता है कि अगर आपकी जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट होगी तो उसके सारे ही चिल्ड्रन भी टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। A process has terminated but whose parent is not yet called wait, ठीक है, इज नॉन अ ज़ॉम्बी प्रोसेस। मतलब क्या बोल रहा है कि एक प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो गई, लेकिन उसके जो पेरेंट है अभी भी वेट में बैठे हैं, मतलब वेटिंग में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ज़ॉम्बी प्रोसेस। मतलब जिसकी कोई निशानी ही नहीं है, जिसका कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। नाउ कंसीडर व्हाट वुड बी हैपन इफ द पेरेंट डिड नॉट इवोक वेट instant terminating thereby leaving at a its child process is orphan। now क्या बोल रहा है कि अगर क्या हो कि अगर उसका पेरेंट जो है कभी वेट से इवोक ही ना कर पाए, मतलब टर्मिनेट ही ना हो पाए और कभी वो वेट से आगे ही नहीं बढ़ पाए, देयर बाय लिविंग इट्स चाइल्ड प्रोसेस, तो वो उसके चाइल्ड प्रोसेस को क्या कर देता है? छोड़ देता है, यानी कि वो ऑर्फन हो गया, मतलब अनाथ। अपन कहते हैं, लाइक इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि मान लो कि एक पेरेंट्स हैं, अब वो कुछ इतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, वो उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। और मान लो कि उन्होंने छोड़ ही दिया अपने बच्चे को बिल्कुल, तो अब वो बच्चा किसके नाम होगा? तो वो अनाथ हो गया, है ना, ऑर्फन। तो यहीं पे अब इसको एक प्रोसेस को भी इसी तरीके से नाम दिया गया है कि अगर वो प्रोसेस कभी वेट से इवोक ही नहीं कर पाती है, वो बाहर निकल ही नहीं पाती है, वो अपने बच्चे को छोड़ देती है, लीव कर देती है, उस प्रोसेस को लीव कर देगी, तो वो ऑर्फन प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ऑर्फन, ज़ॉम्बी एंड कास्केडिंग। तो आप ये तीनों वर्ड्स बहुत याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोरग्राउंड प्रोसेस पे। फोरग्राउंड प्रोसेस क्या होती है? जो करेंट प्रोसेस विजिबल ऑन द स्क्रीन, जो हमको दिखती है विजिबली, ठीक है। नेक्स्ट, विजिबल प्रोसेस ऑब्वियसली आपको बताया कि इट इज नॉट डायरेक्टली विजिबल ऑन द फोरग्राउंड बट परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर फोरग्राउंड, अब देखो विजिबल प्रोसेस क्या लगेगा कि भाई विजिबल प्रोसेस मतलब जो विजिबल है, लेकिन यहाँ पर विजिबल का मतलब उल्टा है कि जो डायरेक्टली तो विजिबल नहीं हो रही है फोरग्राउंड पे, बट हाँ ये कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, ठीक है। और इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए फोरग्राउंड प्रोसेस। लेकिन फोरग्राउंड प्रोसेस जो है वो स्क्रीन पे दिखती है, लाइक ये जो प्रोसेस है, मान लो मैं कुछ भी कर रही हूँ तो ये प्रोसेस फोरग्राउंड प्रोसेस होगी, ठीक है। आगे देखते हैं सर्विस प्रोसेस। तो एक प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू द बैकग्राउंड प्रोसेस, जो मतलब बैकग्राउंड में चल रही है और एक्टिविटी शो कर रही है, ठीक है। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होगी? अब ए प्रोसेस में भी परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इज नॉट अपीयर टू द यूजर, अब मुझे नहीं दिख रही है लेकिन बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है। एम्प्टी प्रोसेस क्या होगी? कोई एक्टिविटी नहीं है, उसमें कोई कंपोनेंट्स एक्टिव नहीं है, वो हमारी एम्प्टी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ प्रोसेसेस, एंड आपको यह याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है।